हम तो किसी की चाय भी नहीं पीते। और पूरा आदमी उगल जाते हैं, पूरा आदमी उगल रहे तो पीने की जरूरत कहाँ है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो जौनसार बावर है आज। एक तो इसलिए रोए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, एक दूसरा इसलिए रोए कि मैं मंत्री नहीं बना। अंकिता भंडारी को न्याय कब और उस वीआईपी को सजा कब होगी? और लोग पूछने लग जाते हैं, भाई इतना सब कर रहे हो, ये ताम तमेला तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा ये पैसा जो है, जो तुम खर्च कर रहे हो अपने राजनीति के लिए, चुनाव के लिए। ये अगर 2027 में आप सत्ता में आ जाते हैं ये तो अच्छी बात है ना। किसी परिवार से दो नेता निकल के आते हैं। ये दो टिकट की ऐसी भूख क्या है, किस लिए दो लोग दौड़ रहे हैं और घर पे ताला लगा के दौड़ते हैं। आप विकासनगर असेंबली से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आपको टिकट नहीं मिला। क्योंकि जो पहचान बनी थी उसको बचाने में क्या क्या करना पड़ा आपको। इनिशियल डेज में आप कांग्रेस के साथ जुड़े थे। मैं अपना जीवन, अपना कैरियर समाज सेवा से शुरू किया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि मैं हूँ। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। दोस्तों आज का पॉडकास्ट हल्का नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं वो नेता जिनका नाम सुनते ही सिस्टम की कुर्सी हिल जाती है। चक्राता राजनीति का वो दिलचस्प नाम जो 2022 में चुनाव लड़ा है और अब सब पूछ रहे हैं 2027 में क्या फिर से आएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ श्री रामशरण नौटियाल जी की। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके राजनीतिक जो कैरियर है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपके जीवन का वो मोड़ कौन सा था जिसने आपको एक नेता बनाया? नमस्कार, टॉक विद आनंद। आपने कहा कब नेता बनाया, तो अभी नेता की ही परिभाषा थोड़ा मुझे ठीक से, क्योंकि मेरे अंदर कोई नेताओं वाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और समाज सेवा का मेरे अंदर ज़्यादा रहता है। मैं अपना जीवन, अपना कैरियर समाज सेवा से शुरू किया है और ये मेरे को छात्र जीवन से ही था। मैं जौनसार बावर छात्र संघ पढ़ते समय जौनसार बावर छात्र संघ का अध्यक्ष रहा 2 बार। उससे पहले मैं महामंत्री रहा, तो वहाँ से ही कुछ इलाके में मैं एक्टिविटीज़ करता था। और आगे कॉलेज में मैंने मास्टरी की है सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी का छात्र, सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमको सोसाइटी से प्रॉपर तरीके से जोड़ती है। और ये एक मौका मुझे 3-4 साल सरकारी जॉब में काम करने का मिला और चूँकि बहुत दूर था, मुंबई थी मेरी पोस्टिंग, तो मैं वहाँ कुछ स्वास्थ्य कारणों से और कुछ व्यक्तिगत कारणों से, सबसे बड़ा कारण था होम सिकनेस बहुत थी मेरे को। अच्छा। मेरे को होम सिकनेस की वजह से मुझे वहाँ पर मैं ठीक नहीं रहता था, तो मैं अपना देहरादून आया। देहरादून आकर के मैंने कुछ अपना व्यवसाय किया, क्योंकि शादी थी, बच्चा था एक, 2 बच्चे बाद में हुए। तो मैंने, आजकल हमारे यहाँ तो व्यवसाय कुछ नहीं था, आज भी वही है, तब भी यही था, ठेकेदारी को थोड़ी बहुत करी मैंने और साथ में समाज सेवा का काम किया। कांग्रेस पार्टी से मेरा इनिशियली जुड़ाव रहा और ये समझे कि शुरुआती जीवन में, छात्र जीवन में मैं युवा कांग्रेस में भी कुछ एक्टिविटी करता था। अच्छा। मैं उस वक्त जो है ब्लॉक की जो कमेटियां होती थी वो सिर्फ एक अध्यक्ष होता था ब्लॉक में, तो मैं युवा कांग्रेस का कालसी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। यहाँ आकर के भी हमने कांग्रेस में ही गतिविधियाँ अपनी करी। समाज सेवा के साथ राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी एक ज़रूरी है, क्योंकि समाज सेवा में जिन काम को लेके आप चलते हैं उस काम में कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अपना जीवन रहा है। अच्छा, आपने अपने इनिशियल डेज की बात करी। आप इनिशियल डेज में आप कांग्रेस के साथ जुड़े थे, तो उस टाइम आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगी अपनी पहचान बनाने के लिए? मुझे पहचान बनाने के लिए ये बड़ा वाइस वर्सा सवाल है। आप ये पूछिए कि जो पहचान बनी थी उसको बचाने में क्या क्या करना पड़ा आपको। अच्छा। यहाँ कांग्रेस के नाम, राजनीति के नाम पे बहुत सारे लोगों ने कुछ चैलेंज फील कर लिया कि ये पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो बहुत दुष्प्रचार भी हुए, सब कुछ हुआ, तो हमने कभी उसको रिएक्ट नहीं किया। लेकिन पहचान बनाने के लिए मैंने खुद को ही तरासा
मैंने खुद को ही, उसके लिए मुझे जो संघर्ष करने पड़े खुद को करने पड़ी। मेरी पहचान किसी की वजह से नहीं बनी है। राजनीति में मेरे गुरु रहे, राजीव गांधी के दोस्त थे कैप्टन सतीश शर्मा, उनके साथ मैंने काम सीखा और वो एक बहुत ही खुददार व्यक्ति थे, तो उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा। वो एक पहचान थी कि मैं तब वो पेट्रोलियम मंत्री थे, तो मैं तेल बोर्ड जो थे 5 राज्यों के तेल बोर्ड में मैं मेंबर था। अच्छा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर और थोड़ा बहुत वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मेरी एक पहचान बनी कि मैं उसके अलावा उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ चुनाव जीता और तकरीबन सारे ही पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए हराने के लिए, कोई बचे ही नहीं। अच्छा। बीजेपी के कुछ विधायकों ने और कुछ सीनियर लीडर्स ने हमसे संपर्क किया कि आप हमारे समर्थन से बन जाइए, तो उन्होंने भी फिर हमको समर्थन दिया। कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी अगेंस्ट बीजेपी थी, उन लोगों ने एक कैंडिडेट खड़ा किया और वो नहीं जीत पाए। तो ये भी एक संघर्ष था। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, फिर कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सारा जिला जानता है, उस समय के लोग जानते हैं कि हमने जिला पंचायत में एक नया कुछ करने का सोचा, करने का किया और किया भी हमने सिर्फ एक बात कही है काम करने वालों से कि हमारा ना कोई ठेके में इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई कमीशन में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट और ना मेरा ये है कि इसको ठेका देना है, इसको ठेका देना है। वो व्यवस्था जैसे बनेगी वैसे करिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है ठेका यहाँ वही लेना जो मुझे ज़मीन पे काम दिखाए, और नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। तो उसमें मेरे जो इंजीनियर्स थे, अधिकारी थे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, उनको बैठ के कहा कि भाई मैं आया हूँ पहली बार, मुझे थोड़ा सा इस काम में मुझे सपोर्ट करिए। तो उसमें से जो पहले वो वहाँ 30-30, 40% कमीशन के मामले थे, वो सब ख़त्म हो गए। और उन्होंने सिर्फ, मेरे जो अधिकारी इंजीनियर थे, उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए मुझे पूरा सपोर्ट दिया कि आप अपनी बात जो है, आप ईमानदार हैं। आपने पहली बात ये कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब हमको भी कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा आदमी जिला पंचायत में अगर आया है जो ये कहता है कि मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, तो एक गोल्डन पीरियड था। सर, गोल्डन पीरियड वो भी था जब आप आराम से अपनी जॉब में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद आपने राजनीति में आने का फैसला लिया। किस लिए? सत्ता के लिए या फिर सिस्टम को बदलने के लिए? देखिए, गोल्डन पीरियड मेरा, जब मैं जॉब में था, मेरा था नहीं गोल्डन पीरियड। अच्छा। मैंने कहा ना कि अगर वो गोल्डन पीरियड होता तो मैं छोड़ता भी ना। आदमी और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है किसी भी काम पे, तो मैं उसको कहता हूँ कि उसका गोल्डन पीरियड हो ही नहीं सकता। बॉम्बे हमारे लिए एक बहुत ही अलग आबहवा थी। यहाँ हम एक अलग आबहवा से गए थे, जो कोई पेट की कहीं कुछ ना कुछ रहता था। जब मैं यहाँ आया तो मैं तो उसके बाद हेल्दी हूँ। अब आपने कहा कि सत्ता में आने के लिए आपने राजनीति की है। सत्ता में आने के लिए अगर राजनीति करता मैं, तो मुझे फिर आप अपने सिद्धांत छोड़ने पड़ते। कोई बड़ी बात नहीं, मैं मिनिस्टर भी हो जाता 2-3 बार, ऐसे मौके मिले मुझे। अच्छा। जिस पार्टी ने मुझे टिकट भी ऑफर किए ज्वाइनिंग के लिए, क्या उनकी सरकार भी बनी बाद में। अच्छा। तो मुझे उसका पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो सिद्धांत अपना नहीं छोड़ा। वैसे राजनीति में आज तो पार्टियों के बाइलॉज में सिद्धांत हैं, लेकिन हम जो नीचे स्तर पर उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। उन सिद्धांतों का उपयोग हम दूसरे तरह से करते हैं। तो मैं राजनीति में एक तरह से सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी में मैं पहले मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट रहा, स्टेट में जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस पार्टी में। और उसके बाद कुछ लोगों के कारण जो ये सोचते थे कि अब ये
कोई सोचता था ये मेरे भाई के रास्ते में आ रहा है आगे, ये मेरे रास्ते में आगे आएगा। कुछ सीनियर लोगों ने कहा कि हमारे बेटे के रास्ते में आगे आएगा। अच्छा। तो सारा चीज़ जो है वो इसमें तब्दील हुआ कि मुझे पार्टी से फिर कुछ तंग परेशान भी किया गया। मुझे फिर अपने पार्टी में जब इस तरह की बात थी तो मैंने छोड़ करके मैंने भारतीय जनता पार्टी 2014 में ज्वाइन करी। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से मैं तब से काम कर रहा हूँ। और ठीक है, 2017 के चुनाव के लिए मुझे फुल कमिटमेंट, पूरे कमिटमेंट के साथ उस समय के जो पार्टी अध्यक्ष थे तीरथ सिंह रावत जी, एक महामंत्री थे खजान दास जी, और उन्होंने मुझे राजनाथ सिंह जी से भी मिलाया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। मुझे फुल कमिटमेंट के साथ विकास नगर असेंबली के लिए मुझे ज्वाइन कराया था। जी बिल्कुल। वो ये मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे उसमें सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट क्या, उस साल मुझे टिकट ही नहीं मिला। तो जिनको टिकट दिए उनको 2 टिकट दे दिए एक परिवार में हमने, लेकिन हमें नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी से नाराज़गी या पार्टी छोड़ने की हमने कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं। 2017 का चुनाव हुआ तो 22 में मुझे पार्टी ने चक्राता चुनाव में। और जब हम राजनीति में होते हैं तो हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है, और जीतने के लिए ही हर आदमी लड़ता है, लेकिन जीतने के लिए प्रयास ही होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड करती है। पर मैं कभी हार करके कोई चुनाव जो मैंने थोड़े बहुत लड़े हैं, अगर मैं हारा हूँ तो मैं डिसहार्टेड नहीं हुआ। मैंने उसको ऐसे जैसे हम ताश खेलते हैं, रमी खेलते हैं, और खेलने के बाद फिर घर चले जाते हैं, उसमें कोई आपस में लड़ते तो नहीं ना रोता है कोई। तो उसी तरह की स्थिति मेरी थी। मैंने हार को उस तरह से लिया नहीं कि जैसे लोग उसको इमोशनल वगैरह वो नहीं लेते हैं। और जीतने के लिए मैं बहुत डाई हार्ड नहीं रहा। क्या रहता है, जीता नहीं तो मैं तो नदी में कूद जाऊंगा, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहा। मैं बिल्कुल ऐसे ही था, मैं ऐसे ही हूँ आज भी। अच्छा, आपने 2017 की बात करी है। आप विकासनगर असेंबली से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आपने 2022 में चक्राता असेंबली से इलेक्शन लड़ने का क्यों डिसाइड किया? मैंने डिसाइड नहीं किया, पार्टी ने डिसाइड किया। अच्छा। और वो कुछ वजह ऐसी रही कि क्योंकि उससे पहले पार्टी ने एक परिवार में 2 टिकट दिए, जबकि मैं भी एक कैंडिडेट था। तो 22 में भी दे सकते थे और 17 में भी दे सकते थे चक्राता एक, लेकिन एक परिवार में 2 टिकट दिए तो मैंने उसको भी स्वीकार किया। और 22 में मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं चक्राता लड़ूंगा। पार्टी ने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में कहा कि आपको चक्राता लड़ना है। अच्छा। तो हमने उस बात पे सीनियर लीडर से कहा कि भाई पिछले बार आपने जिनको टिकट दिया है और आप उनका टिकट चेंज कर रहे हो, तो क्या ऐसी नई परिस्थिति आई? अगर मुझे अभी देना तो पिछले बार दे देते, तो चाहे हार जाते तो अभी कुछ थोड़ा बेटर करते। मैंने बहुत बिल्कुल होमली वे में। तो मुझे जवाब मिला कि इस बार ये तय हुआ है कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं देने हैं, इसलिए आपको चक्राता लड़ना है। तो मैं चक्राता लड़ लिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं देने, तो उससे आप कितना सहमत हो? क्या सही है कि एक परिवार से 2 नेता अगर निकल के आते हैं तो उसमें कोई परेशानी है या फिर कुछ दिक्कत है इसमें कि भाई एक परिवार से 2 टिकट नहीं दे सकते? ये तो अच्छी बात है ना, किसी परिवार से 2 नेता निकल के आते हैं। देखिए, पार्टी का अपना निर्णय है। जी बिल्कुल। हम तो पार्टी से बड़े नहीं हैं। पार्टी से बड़े होते तो हम ये कहते कि भाई तुम विकास नगर के लिए मुझे लाए हो, मुझे क्यों नहीं अब टिकट दे रहे हो, मैं तो यहीं लड़ूंगा, जबरदस्ती लड़ूंगा। सही। तो मैं निर्दलीय भी नहीं लड़ा, मैंने पार्टी की बात को स्वीकार किया। ये निर्णय तो पार्टी के है। लेकिन इंडिविजुअली जो आपने कहा कि क्या 2 टिकट कोई बुरी बात है, बुरी बात ऐसे नहीं है। लेकिन ऐसी क्या, ये 2-2 टिकट की ऐसी भूख क्या है कि इसलिए 2-2 लोग दौड़ रहे हैं और घर पे ताला लगा के दौड़ते हैं? इन्हीं कहीं की भी बात है, किस लिए, क्या है इंटरेस्ट, क्या है? समाज सेवा। समाज सेवा हमारे जौनसार बावर में भैंस होती थी, गाय होती थी,
बकरी होती थी, एक मेहमानदारी के लिए होता था आदमी घर में। बिल्कुल। तो वो जो मेहमानदारी के लिए एक आदमी होता था वो सब जगह जाता था दावत पानी में, वही समाज सेवक था एक। उसको भी कभी कभी ये कह देते सारे परिवार वाले, यार तो तू तो घूमता ही रहता, कुछ काम कर ले। ठीक है, सही बात है तो आपकी। एक आदमी, बिल्कुल। 10 आदमी के 10 मर्द हैं घर में, तो एक को भी बोलते हैं कि तू यार ये तो ये काम कर रहा है, तू काम तो कर ले कुछ। और यहाँ और किसी के घर में कोई आदमी ही नहीं है, 2 ही लोग हैं, और हम तो दोनों समाज सेवा। हम तो समाज सेवा, कैसी समाज सेवा? एक किस लिए कर रहे समाज सेवा? ये तो स्वार्थ की बात है। फिर आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है। ठीक है, एक जना तो कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है घर में कैजुअलिटीज हो जाती है, तो हस्बैंड की जगह वाइफ को लड़ा देती है पार्टी, वो भी एक लॉजिकली ठीक है, एक चुनाव। लेकिन लड़ने वालों को चाहिए कि तुम दो 3 क्यों राजनीति कर रहे हो? वो तो फिर पेशा बन गई, फिर वो तो फिर पेशा बन गई, उसमें स्वार्थ इन्वॉल्व होता है और लोग पूछने लग जाते हैं, भाई इतना सब कर रहे हो, ये ताम तमेला तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा ये पैसा जो है, जो तुम खर्च कर रहे हो अपने राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, ये वो दुनिया भर। तो ये उनको सोचना चाहिए जो एक एक परिवार से 2 3 राजनीति में आते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन घर छोड़ देना, कुछ काम ना करना, कुछ भी काम ना करना, और तब दौड़ रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और सब कर रहे, जनता देख रही है, लोग कह रहे कि भाई इनके पास आ कहाँ से रहा है, इनकी तो कहीं पानी की दुकान भी नहीं है। तो इस तरह की राजनीति ये बहुत ही निम्न स्तर की है। और देखिए, मैं फ्रैंक आपसे बताता हूँ, अब तो काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सब आप भी उसी समाज में हैं। राजनीति आज ना कोई व्यक्ति पे ना किसी पार्टी पे, एक यूनिवर्सल बात है कि आज राजनीति जो है कमाई का एक सबसे बड़ा जरिया लोगों ने बना लिया, तभी इसमें ज़्यादा लोग घुस रहे हैं। वरना अगर मुफ्त पे काम करना पड़े तो परिवार वालों को दूर की बात, अपने आप भी ये बोलेगा कि यार मेरे को आज फुर्सत नहीं है, कल आना मेरे पास। सुबह से शाम तक आप निकल रहे हैं तो क्या है। अच्छा, अभी आपने ना चक्राता असेंबली से इलेक्शन लड़ा है 2022 में, पार्टी ने आपको टिकट वहाँ से दिया, आप किसी के गढ़ में जाके बिल्कुल बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ आपने वहाँ इलेक्शन लड़ा। लेकिन कुछ पॉइंट्स थे या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिससे आपको हार का सामना करना पड़ा। उस हार से आपने सबसे ज़्यादा मतलब क्या चीज़ सीखी जो आपको 2027 में फिर से चुनाव में उतरने के लिए मजबूत करेगी? हार होती सीखने के लिए है। बिल्कुल सही। जब आप पहले स्टेप पे हारते हो तो अगले स्टेप पे उसका ध्यान रखते हो जहां आपका पैर फिसला। तो सिमिलरली पार्टी यदि अगला चुनाव लड़ाती है तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉइंट्स नोटेड, वो सारी चीज़ नोट की हुई है मैंने। क्या दोबारा किस पॉइंट पे कमजोरी रही है, तो वो कमजोरी रिपीट नहीं होनी चाहिए अगले चुनाव में। फिर तो हम नाकाबिल हो गए। फिर नहीं, अगर पार्टी आपको दोबारा चक्राता असेंबली से चुनाव के लिए आपको कैंडिडेट मानती है तो क्या आप बिना किसी संकोच के चुनाव मैदान में उतरोगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल उतरूंगा। क्या, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैं क्षेत्र में लगातार अपना संपर्क में हूँ। तो आज तक तो ये था कि पार्टी के बहुत कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, बहुत मीटिंगें होती है हर तीसरे दिन, वो एक अच्छी बात भी है। तो उसमें बहुत व्यस्तता रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे हट कर के भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के पदाधिकारी वो करते रहेंगे। लेकिन जिनको विधायक ही लड़ना है वो थोड़ा सा हट के भी गांव वगैरह से, गांव वालों से संपर्क करें और सोशली उसमें करें, तो वो करेंगे, बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। आप किसी के गढ़ में जा रहे हो, बिल्कुल इलेक्शन इलेक्शन लड़ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में, तो आपको लगता है कि किसी का जो गढ़ है एक वहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आप वहाँ उसको हरा सकते हो? जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ते हैं किसी का रजिस्टर्ड तो है नहीं कि ये पट्टा तो मेरे नाम है, भाई यहाँ दूसरा आएगा तो मेरे गढ़ में आ जाएगा। बहुत खुला है। आप प्रदेश के अंदर असेंबली कहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल। आप प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट कहीं लड़ सकते हैं, बल्कि देश के अंदर पार्लियामेंट आप देश के किसी हिस्से में लड़ सकते हैं, आपका वोट चाहे जौनसार में हो। ऐसे ही जो है जौनसार में वोट होने के नारायण प्रदेश में आप कहीं भी लड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, जो आरक्षित सीटें हैं उसमें नहीं लड़ सकते आप, SC वाली सीट पर हम नहीं लड़ सकते हैं।
ट्राइब हम हैं तो ट्राइबल पे लड़ सकते हैं, जनरल सीट पे लड़ सकते हैं। तो ये जो गढ़ है, मेरा ना तो कोई गढ़ है ना मैं किसी का गढ़ मानता। जो लोग अपना गढ़ मानते हैं किसी इलाके को, किसी भी इलाके को, आप बारीकी से पता करना, वो बाद में रोते हैं, जीतने के बाद भी रोते हैं जी, क्योंकि उन्हें फिर तकलीफ होती है कि मेरे गढ़ में आ गए। किसी का क्या गढ़ है? आप 2022 का चुनाव देखिए, कुछ ने सामने से लड़ा, कुछ ने अपने पार्टी में ही रह के पीछे से बंदूकें चलाई। हारी तो गए, मर तो नहीं गए ना, जिंदे हैं ना लड़ने के लिए फिर भी, ठीक है। लेकिन तकलीफ इतनी हुई कि जो तो मैं हारा हूँ, मैं तो काउंटिंग के बाद हंस के मस्ती होके घर आया। जैसे मैं हूँ ऐसे ही कोई अगर कह दे कोई भी कि नहीं ये बात झूठ बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग बता देंगे। और जो जीते हैं उनको मैंने रोते हुए देखा। एक तो इसलिए रोए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, एक दूसरा इसलिए रोया कि मैं मंत्री नहीं बना। आप समझे कि नहीं? जी बिल्कुल समझिए। तो जो क्यों जो गढ़ है ना, गढ़ के साथ एक और भी परिभाषा आती है, अहंकार। जब आप शेर बन गए कि जौनसार बावर में तो मेरा गढ़ है कोई नहीं, तो फिर आपका वो अहंकार शुरू हो गया, तब आप वहाँ के शेर बन गए। अब शेर को अगर किसी रोज जो है शिकार नहीं मिला मतलब का, तो रोएगा फिर और क्या करेगा? ठीक है ना। तो गढ़ नाम की कोई चीज़ किसी भी लीडर को नहीं समझनी चाहिए कि आप ओपन है लड़ने के लिए। हाँ ये है कि कुछ लोग, वो जो गढ़ की बात है उसको ऐसे कह सकते हैं, अगर दूसरे सीटों पर लड़ जाएं तो जमानत भी ना बचे, ऐसे भी है। तो और बिना पार्टी के लड़े तो 5,000 को पार ना कर सके। बेसिकली पार्टियों का तो अपना रुतबा है ही है ना, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। तो मैं समझता हूँ कि 2022 का जो चुनाव था वो बहुत खुशी से लड़ा। आपको बता दूं 39 खते हैं जौनसार बावर में, 11 खतों में मैं प्रचार में ही नहीं जा पाए, पहुंच ही नहीं पाया। इतना बड़ा इलाका और इतना मस्त रहे कि वो मस्ती रहे ना, मस्त जाना तो चाहिए था ना, तो नहीं जा पाए। बाद में पता चला कि यहाँ तो हम गए ही नहीं। उसके बाद भी ठीक ही रहा रिजल्ट। तो लोग मुझे ये कहते हैं कि आप कहाँ हारे, आप तो जीते हो। चलिए ठीक है, मेरा 10,000 का टारगेट है, कुछ लोगों ने तय किया था कि इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, तो ठीक है, 28,500 वोट पड़ा, अच्छा था, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सर अभी आपने ये बताया कि जो 2022 में आपको जितने भी वोट्स मिले उससे आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर 2027 में आप सत्ता में आ जाते हैं, यानी कि आप विधायक का इलेक्शन जो होता है वो आप जीत जाएं, तो चक्राता जो असेंबली है वो आप कैसे डेवलप करोगे? उसके लिए क्या प्लान्स आपके रेडी हैं कि चक्राता जो असेंबली है उसको मैं इस हिसाब से डेवलप करूँगा? देखिए, चक्राता एक अलग ही तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे प्रदेश में। एक तो वहाँ 100% ही मान लो, तो थोड़ा बहुत छोड़ के बाकी सब ट्राइबल हैं। जो वहाँ के शेड्यूल कास्ट है वो भी ट्राइबल ही थे, के कैटेगरी में आते थे। अब उनको एक छूट दे दी कि आप एससी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, जो आपकी चॉइस है। चक्रोते के लिए बहुत सारे प्लान हैं। आज जो वहाँ बच्चा है जो जौनसार बावर में रह गया, जो पढ़ रहा है वहाँ कॉलेज, उनका कंपटीशन किससे है? जो 70 के दशक में क्लास 1 ऑफिसर बने उनके बच्चों से। जी बिल्कुल। गांव के बच्चे को कोई कमिश्नर के बेटे से कंपटीशन करना एक ही पोस्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए, जिससे कि एक तबका पीछे जा रहा है, एक तबका आगे जा रहा है, जिसको कि आप समाज में एक खाई बन रही है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, अच्छी बनती है, लेकिन ज़मीन पे उतरने नहीं देते स्थानीय स्तर पे। मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो गरीब लोगों के लिए पैसा आता है बिल्कुल वो उसी को जाए जिसके लिए आता है। यहाँ ऐसा हुआ है, ये अभी तक हुआ है कि अगर
इंदिरा आवास, अटल आवास के पैसे है, तो वो पैसे रिश्तेदारों को, जिनके बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनको दे दिया गया। और उसी गांव में, जिस गांव में वो पैसा गया, उस गांव में जो गरीब हरिजन है, उसके बेचारे के दरवाज़ा भी नहीं है लगाने को। तो ये विसंगतियां दूर करेंगे। चक्राता में मैंने सबसे पहले रोजगार का जो मेरे जहन में था, मैं जब चेयरमैन था तभी से मैंने एक बात अपने मन में ठानी कि जो ये चक्रोते से लेके नागथा तक की जो बंजर हिल्लॉक है, इसको टाउनशिप बनाते हैं। क्योंकि सामने हिमालय देखने के लिए लोग पैसे देते हैं, बिल्कुल सही बात, 50 रुपए देते हैं दूरबीन वाले को। हमें तो कुछ नहीं देना, हम ना किसी से मांगेंगे, आइए हिमालय देखिए, पर यहाँ रुकिए हमारे पास। तो नवीन चक्राता टाउनशिप को एक तरफ से पीछे खींचते रहे कुछ लोग, हम उसको करते रहे। मुख्यमंत्री धामी जी ने फिर इसकी घोषणा की, कुछ पैसा भी मंजूर किया, उस पर काम चल रहा है, लेकिन वो इन्हीं राजनीतिक कारणों से जो है, और राजनीतिक विरोध के कारण वो फाइलें अभी अटक गई है, रुक गई है। जौनसार बावर के अंधेरे में एक किरण अगर है तो ये नवीन चक्राता है। मैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट ये चाहता था, जो टाउनशिप का कंसेप्ट है वो ये होता है कि टाउनशिप ऐसा हो कि एक जैसा लगे, कि हम एक नई जगह आए और है एक जैसी। आप जयपुर जाते हैं, उसको पिंक सिटी कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सारे मकान पिंक पेंटेड है, ये मैंडेटरी है। तो ऐसे यहाँ के जो डिज़ाइन है नवीन चक्राता का, ऐसा हो कि अब आप आए हो तो कोई नई जगह आए हो। तो उसका मैं चाहता था कि एक प्लान बने, कंप्लीट पूरा प्लान बने। 40-50 लोग एक यूनियन, फर्जी यूनियन बना के उसके विरोध में वो ज्ञापन वगैरह देना, ये करना वो करना, तो उसमें रुकावट तो आ ही जाती है। और कारण कुछ नहीं है, कराने वाले चुपचाप बैठे हैं। अगर भाई हमने कोई गलत घोषणा कराई है तो आप खुद ही बोल दीजिए, आगे क्यों लोगों को भेजे, खुद बोल दीजिए कुछ नहीं है। कराने वाले भी आश्चर्यचकित थे कि क्या करा ले गए हमसे, लेकिन चंद लोगों ने उसको हवा में उड़ा दिया, सिर्फ राजनीति की। तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहता। नवीन चक्राता के लिए अभी जो पानी है वो नागथात की स्कीम से कुछ जगह तक आ रहा है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि जो सामने चोरकुना और डांडा है, नीचे जमुनाई से, वहाँ के लिए पंपिंग स्कीम गई है और वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा अभी आया है। वो हो जाएगा तो वो जगह नवीन चक्राता की हाइट से ज़्यादा है, तो वहाँ तक तो पंप होगा, वहाँ से फिर ग्रेविटी से आ जाएगा पानी। तो नवीन चक्राता के लिए कुछ नहीं चाहिए। पानी की लाइन आ रही है, बिल्कुल। बिजली की 33 kV की लाइन जो है नागथा से चक्राता के बीच में सड़क है। सड़क के नाम से नेशनल हाईवे है, चक्राता मुसरी रोड, सब कुछ है वहाँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये शहर जो है प्लान वे में डेवलप हो, प्लान बेस्ड हो, ताकि अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। कृषि, बागवानी और पर्यटन को अभी लोग बाग जो नए पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तरजीह दे रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है। सड़कें, प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके अंतर्गत सारी सड़कें, सारे गांव तकरीबन जोड़ दिए गए हैं। वो बात अलग, उसमें कुछ लोगों ने ठेकेदारी करी और ठेकेदारों से मिलके नेता बन गया और बोला कि हाँ जैसे भी करना वैसे करो, बस तो हिस्सेदारी कर ली, कुछ खा पी लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन गांव में सड़कें सब जगह पहुंच गई है। शिक्षा का एक बहुत ही बदतर स्वरूप जौनसार बावर में देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा है कि सब ज़्यादातर लोग बच्चों को यहाँ विकास नगर में कमरा लेके पढ़ा रहे हैं, सही बात और है। कई स्कूल बंद हो रहे हैं। एक स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्या है वो ये है कि घोषणाएं वगैरह सब होती रही वहाँ, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में तो मैं बात करूँ तो बहुत ही बदतर हालत है, बहुत ही बदतर हालत। बिल्डिंगें बनी हैं, उसमें डॉक्टर गए नहीं, ठेकेदार ठेका करके चला गया। आपने जो है पूरे जौनसार बावर, पूरे 3 तहसीलों में एक एक्सरे की मशीन नहीं है। सांप के कांटे ज़्यादातर तो वहीं मृत हो जाते हैं, कई रास्ते में मृत हो जाते हैं। सही। खुदा न खास्ता आ जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर कह देते हैं आप तो लेट हो गए। ये जो ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, ये जो अस्पताल में रहनी चाहिए, पड़ी रहनी चाहिए, लेकिन नहीं है। व्यवस्था नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई बोलता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि, ऐसा लगता है मुझे कि जो
नेता लोग हैं और थोड़ा बहुत कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, मुझे तो यह लगता है कि वही ठेकेदार बन गए सब, वो ठेकों में ही लगे, ठेकों की बात करते हैं। तो वरना ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा ये भी एक प्रायोरिटी रहेगी कि अगर मैं ये 2-3 काम मुझे मौका मिलेगा अगर कहीं, तो 2-3 चीज़ें ये जो है इसको कराएंगे मैं। तो इस इलाके को बहुत ज़रूरतें हैं, इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया है, फर्जी योजनाओं में बहुत पैसा खर्च हुआ है, हजारों करोड़। तो एक सिंचाई विभाग है, माइनर इरिगेशन, हजारों करोड़, सैकड़ों नहीं, पैसा खर्च हुआ है, नहरें बनी नहीं है, वो बांट लिया। तो ये एक ऐसा कोकस भ्रष्टाचार वहाँ बन गया कि सबसे बड़ा समुंदर उत्तराखंड में, सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो जौनसार बावर है आज। मुझे ये कहते हुए कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इसके लिए जनता को जागृत चाहता हूँ मैं, जनता जागृत हो, और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा एक मौका जनता देगी तो करूँगा, बाकी जनता नहीं देगी तो जनता जनार्दन है। मुझे अगर चुनाव में सफलता नहीं मिली है तो मुझे समझ लेना चाहिए, और मैं समझा भी हूँ कि मुझे जनता ने आदेश नहीं दिया, मुझे सिर्फ चौकीदारी का आदेश दिया है कि जिसको जिताया है वो काम करेगा और तुम चौकीदारी करो, तो मैं वो पूरी कर रहा हूँ। अब तुम अगर 1 करोड़ का काम 40 लाख में छुटाओगे तो ये नेताओं के सारे छुड़ाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 40 लाख खर्च नहीं करते, फिर तो फोन कराते हैं, वहीं भी ऐसे दे दो पेमेंट, कहाँ से करेंगे। तो ये परिपाटी भी ख़त्म करनी है। ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिला जितना हमारे यहाँ है। सैकड़ों पानी के टैंक, मछली के टैंक। आपने कहीं जौनसार बावर के रहने वाले आप लोगों कहीं मछलियाँ देखी पाले हुए जौनसार बावर में? सैकड़ों हजार के हिसाब से मत्स्य विभाग ने वहाँ टैंक बनवाए हैं। कुछ बने हैं, कुछ नहीं बने हैं, कुछ बन के टूट गए हैं। ये देखते नहीं पीछे से। तो भाई अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर पौधे लगवाता है नए, तो देखो तो सही ये लग भी गए हैं कि नहीं लगे, या ऐसे ही लिखवा दिए यहाँ। चलो अगर लग गए तो ये तो देखो, कम से कम तार भाड़ घेर भाड़ उसकी है तो बन रहे, उड़े कि नहीं। जंगल खाली हो रहे हैं, जो बंजर है जहाँ पौधे कहते हैं हमने लगा दिए वो बंजर पड़े हैं। तो ये सारी विसंगतियाँ हैं जिसको कि हमें दूर करनी है, एक कोशिश है, प्रयास है। एक बार जनता जनार्दन क्या कहती है, किस तरह से हमको लेती है। प्रचार और दुष्प्रचार बहुत है, इसके बीच से कैसे निकला जाएगा ये अब देखते हैं। चुनाव है तो हमने अपने तरफ से, पूरा इलाका गवाह है, पूरा प्रदेश गवाह है। हम पे भी लोग आरोप ही लगा देते हैं, कभी गाली भी दे देते हैं कुछ लोग। अब हैं इसमें तो सुननी पड़ेगी, और क्या करें तब। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ हर मंच पे, चौराहे पे चुनौती देता हूँ कि अगर मुझ पे कोई दाग है, जौनसार बावर का मैंने कुछ उठाया है, तो आप चौराहे पे मुझे सज़ा दे सकते हो, बताएं तो सही कोई। ये मेरा एसेट है ज़िंदगी भर का, यही मेरी कमाई है और यही मेरी राजनीति है, और यही मेरी सफलता है। वरना 30-35 साल की मेरी भी जनता सेवा हो गई है। चुनाव जीत हार को अलग रही है, 30-35 साल तक जन सेवा में, स्पॉटलेस बोलते हैं जिसको, बिना किसी करप्शन में इन्वॉल्व हुए 30-35 साल जीना और रहना, ये खाला जी का घर नहीं है, हर कोई नहीं रह सकता है। मैंने बहुतों को देखा है बातें करते हुए। कुछ तो कहने लग रहे आजकल की जो है, हम तो किसी की चाय भी नहीं पीते, पूरा आदमी उगल जाते हैं। पूरा आदमी उगल रहे तो पीने की जरूरत कहाँ है कि नहीं। पूरी योजना ही उगल जाते हैं करोड़ों रुपए की, तो हमारा वो नहीं है। सर अभी आपने योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो, और भ्रष्टाचार के बारे में बात की, तो जो भ्रष्टाचार है इसमें सरकारी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? सरकारी योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी इस मॉडल में, जो मॉडल गवर्नमेंट का है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ। उसमें सारे ही हैं, सारी गवर्नमेंट हैं, या जो भी ये विभागीय नीतियाँ बनाते हैं या ब्यूरोक्रेसी है, ये उनकी सोच है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी सोच क्या है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं मार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना सुझाव ये देना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि
अब योजना की शुरुआत बताता हूँ मैं। योजना बनती है और चलती है और कैसे करप्शन कैसे होता है। गांव में गांव वाले बेचारे प्रस्ताव बनाते हैं, हमारी एक नहर बना दीजिए। वो नहर पे जो है नेताजी भी कह देते हैं कि बना दीजिए। अब विभाग उसका एस्टीमेट बनाता है, फिर विभाग उसका जो है पैसे की स्वीकृति करता है, फिर विभाग उसका जो है टेंडर लगाता है, फिर विभाग उसके निर्माण करवाता अपनी देख रेख में, चाहे ठेकेदार से करवाए, ठीक है। और शिकायत हो गई, अगर शिकायत हो गई नहीं बना तो विभाग उसकी जांच करता है, और जांच में अगर दोषी पाया गया तो विभाग उस दोषियों को सजा देता है। लेकिन इसमें एक खास बात बताऊं मैं, गांव वालों के हाथ से और जो भी जनप्रतिनिधि उनके हाथ से जैसी दरख्वास्त विभाग के पास जाती है तो ये सारे काम एक ही अधिकारी करता है। आप समझ गए? हाँ बिल्कुल। वो एस्टीमेट बनाता है, वही उसका निर्माण कराता है, वही उसमें घपला कराता है। और तुमने शिकायत कर दी, घपला कर रहा है एसडीओ और जेई, शिकायत कर दी चीफ इंजीनियर को, तो चीफ इंजीनियर जो है जेई से रिपोर्ट मांगता है कि बताइए क्या मामला है, आज जो चोरी कर रहा है उसी से तुम मांग रहे हो। उसके बाद उसकी रिपोर्ट जाएगी, नहीं साहब सब कुछ ठीक ठाक है। फिर आगे जाती है ना, आगे जाती है तो बड़े अधिकारी पे आप जाओगे, वो बड़े अधिकारी को भी हिस्सा जाता है उसका। तो ये सब नीचे से ऊपर तक ये बंधे हैं उसमें, इसलिए हर एक दूसरे के कष्टों को दबाता है, उसका सब निराकरण होता है। मगर जांच का कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब कहीं कहीं कुछ विभागों में थर्ड पार्टी रखी गई, और थर्ड पार्टी वालों को भी मिला लेते साथ में, कि क्या जाओगे साइड पे देखने, यहीं पे कर लो तुम अपना हिसाब। तो ताजुब की बात यह है कि अंत तक, फाइल के क्लोज होने तक एक ही व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। तो आप पूछेंगे कि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक किसी भी विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, एक विंग जो है स्वीकृति करे और एस्टीमेट बना दे, एक विंग उसका एग्जीक्यूशन करे, टेंडर कॉल करे और बनाए, तीसरी विंग जो है उसकी जांच करे। उसमें क्या हो गया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। एस्टीमेट गलत होगा तो वो एग्जीक्यूशन वाले को नहीं बोल सकता, जिम्मेवारियाँ तय हो जाएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएगी। लेकिन अब जिम्मेवारियाँ तय हो जाएगी, फिर खाने पीने के धंधे बंद हो जाएंगे। ये पारदर्शिता का एक बड़ा पुराना, बहुत ही पुराना सवाल है, जो जब तक इसको बुनियादी ढंग से इसको ठीक ना किया जाए तब तक ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। और इसी का सहारा फिर सब लेते हैं, जो अपने को नेता कहते हैं वो भी इसी का सहारा लेते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर वो भी कहते हैं कि तो तुम खा ही रहे हो तो तुम अकेले ही खाओगे क्या, हमें भी तो दे दो कुछ। सर जैसे अभी रिसेंटली में एक केस है जो जिसकी फाइल दोबारा रीओपन हुई है, अंकिता भंडारी मर्डर केस की, तो उसमें अंकिता भंडारी को न्याय कब और उस बीआईपी को सजा कब होगी? अंकिता भंडारी का प्रकरण ऐसा है, जो पहले जांच हुई उसमें दोषियों को सजा हो गई, फिर एक नया मामला खुल गया, उसमें बहुत कुछ बातें निकल के आई। आपने कहा, अभी आपने मुझसे पूछा कि वो बीआईपी को उसको सजा कब मिलेगी। अभी तो सवाल ये कि बीआईपी कौन था और बीआईपी था भी कि नहीं था। हम जांच किस लिए कर रहे हैं? जो सीबीआई की जांच का आदेश किया है वो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने सही निर्णय लिया है, जनहित में लिया है। और सीबीआई पहले तो ये तहकीकात करेगी कि जो जिस कारण जनता सड़क पे आई है वो कारण क्या था। वो कारण ये था कि ये बीआईपी कौन है कौन नहीं। तो अभी तो पहले यही होगा। अब जब जांच के आदेश हो गए और जांच आरंभ भी हो चुकी है एक तरह से, सीबीआई तो तब एकदम उसका रेफरेंस देती है, तो इस पर मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। तो इतनी उम्मीद करनी चाहिए कि सीबीआई जो है तथ्यों को निकालेगी और जनता के सामने रखेगी, जो जनता की शंकाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। ये कहना कि कौन था कौन नहीं था, ये तो कहा जा रहा है अभी तक, मतलब कहीं से कहा जा रहा है। वो भी जिन्होंने भी कहा है उन्होंने तब जब अपनी गर्ज पे आए तब उन्होंने कहा है। कोई ऐसा तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो पहले चुप रहे, कुछ बोले नहीं, फिर आप बोलने लग रहे हैं। अच्छा, ये केस 2022 का है, लेकिन सीबीआई जांच होती है 2025 के एंड में। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग जाता है सरकार को डिसाइड करने में कि नहीं अब 2025 में हम सीबीआई जांच करेंगे? लोगों ने मांग की, पुरजोर मांग की ना लोगों ने। जब उनको सजा हो गई तो एक तरह से उसके बाद तो कोई बात आई नहीं है, और मैं समझता हूँ आती भी ना। अगर ये जो लेडी है, इसने जो वीआईपी के नाम से जो है उछाल दिया केस को, तब नई बात आई है, तो फिर सीबीआई की जांच कर दी, ऑर्डर कर दिया। ये केवल आप मतलब ये पीआर स्टंट है सरकार का कि आगे उत्तराखंड में इलेक्शन है तो अभी सीबीआई जांच करवा दो, ताकि लोगों की, पब्लिक की जो है वो क्या बोलते हैं सहानुभूति है वो हमारे तरफ हो? नहीं, जो सहानुभूति लेगा अंकिता के मामले में, मैं समझता हूँ गलत है, वो अपनी रोटियां सेक रहा है। ये तो प्योरली इंसानियत के नाते होना चाहिए। एक फाइनल है, लास्ट सवाल है सर आपसे, क्या 2027 के पोस्टर आपने छपवाना शुरू कर दिए? नहीं, 2027 में आप फाइनल है चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ूंगा, और उसमें मैंने आपसे कहा ना, पार्टी के अंदर हूँ ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छा चुनाव लड़ा हूँ तो पार्टी मुझे लड़ाएगी चक्रवर्ती चुनाव, लड़ूंगा मैं। पार्टी नहीं लड़ाएगी तो कैसे लड़ोगे आप? और पार्टी ने कोई मुझसे बेहतर सोच रखा हो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ।